किला था। स्वाभाविक रूप से जब आजादी की जज्बे को देख करके जो लोग भाग रहे थे, उनको कैसे अच्छा लगता, कैसे अच्छा लगता। 1857 में झांसी ब्रिटिश हुकूमत नहीं जीत पाई थी, विजय महारानी लक्ष्मीबाई की हुई थी। हरदोई में, इस क्षेत्र में ये विजय राजा नरपत सिंह की हुई थी। वहां पर अंग्रेज विजय नहीं हो पाए थे। ऐसे ही गोरखपुर में बंधु सिंह को वे परास्त नहीं कर पाए थे। अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी ये स्वातंत्र समर एकजुट होकर के नानाराव पेशवा के रणनीति के तहत आगे बढ़ा, वहां पर भारत के लोग जीते थे। और बाद में यह मंद पड़ता गया और अंततः ब्रिटिशर ने फिर अत्याचार की पराकाष्ठा की। और जिसका एक उदाहरण आपके सामने महाराजा नरपत सिंह का यह दुर्ग भी है, जो खंडरों में तब्दील होकर के आज वहां पर एक टीले के रूप में मात्र बचा हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी हूं केंद्रीय मंत्री और उस समय के उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी को, उस समय के सांसद श्री जयप्रकाश रावत जी को, जिन्होंने महाराजा नरपत सिंह रेकवार का यह भव्य स्मारक यहां पर खड़ा किया। और आज ये स्मारक हम सबको एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय विधायक श्री आशीष सिंह आसू को, जिन्होंने भारत माता के ऐसे महान सपूत के स्मारक का दर्शन करने के लिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, जिनके कारण आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हो पाया है। बहनों और भाइयों, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं ये स्मारक, आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। और तीर्थ के रूप में हमें वर्तमान पीढ़ी को बताना भी चाहिए कि इन्हीं के शौर्य से, इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बलिदान से आज हम आजादी का एहसास कर पा रहे हैं। आजादी का एहसास इस रूप में अपने अनुरूप विकास की योजनाएं बना पा रहे हैं। समाज के हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं बन पा रही हैं। कोई सोचता था आज से 10 साल पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है, 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी। वैसे भी मैं मलावा का टेक्सटाइल देख रहा था, कितना शानदार यहां की कारीगरी है, कितना शानदार तरीके से यहां की बुनकरी है और कितना अच्छा कपड़ा का कार्य यहां पे होता है। लेकिन जब टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो इनके हुनर को भी काम मिलेगा और साथ साथ यहाँ के नौजवानों को, जो लोग अब तक कार्य के लिए पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य देश भर के लोगों को रोजगार के लिए आपकी हरदोई में आना पड़ेगा।
बहनों और भाइयों, मैं यहां पे भी था और यहां पर मैं देख रहा था विकास के लिए। आंसू जी कह रहे थे, अशोक रावत जी भी कह रहे थे कि यहां की कनेक्टिविटी ठीक हो जाए तो और पर्यटन बढ़ेगा और पक्षी विहार के लिए भी। बहनों और भाइयों, महाराजा नरपत सिंह की इस पावन धरा पर जो तालाब है, पक्षी विहार के रूप में सरकार इसको विकसित करेगी, इसको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगी, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। याद करिए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार विरासत का भी सम्मान करती है और विकास को भी आगे बढ़ाती है। और विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आपने भी देखा होगा प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर। देखा ना, उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य दुनिया देख रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश भर से आ जाए। जो लोग कहते हैं भारत के बारे में कि भारत में लोग गंदे रहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग बदनाम करते थे हमें कि हम जाति के नाम पर बटे हैं, क्षेत्र के नाम पर बटे हैं, भाषा के नाम पर बटे हैं, तमाम वादों के आधार पर बड़े हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए महाकुंभ पर्याप्त है। ये लोग जा करके देखें, एक ही संगम की त्रिवेणी में हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक ही साथ स्नान करते थे। कोई भेद नहीं था, न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न भाषा का भेद था, न संप्रदाय का भेद था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इतना अच्छा उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। मां गंगा का आशीर्वाद भी मिला, मां यमुना का आशीर्वाद भी मिला, मां सरस्वती का आशीर्वाद भी मिला, और जो आया अभिभूत होकर के गया। याद करिए, भारत से तो लोग आए ही, दुनिया के 100 से अधिक देशों के लोग भी आए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था, जो देशी था, जो भारत का था, वह तो कहता था कि वाह, एक बार बस संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, पुण्य स्नान का सौभाग्य मिल जाए। और जो विदेशी थे वे भीड़ को देख करके अभिभूत थे। इतनी बड़ी भीड़, इतने उत्साह के साथ, एक आयोजन के साथ सहभागी बन रही है। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब सारे लोग एक दिशा में सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। विपक्ष के लोग दुष्प्रचार करते रहे, लेकिन जनता जनार्दन ने ठान लिया था, ये जितने भी भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इनको सबक सिखाना है। भले यात्रा की कठिनाई हो, लेकिन हम तब भी जाएंगे। और वे लोग आए, बड़े पैमाने पर देश भर से आए, और इतना बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो पाया जो प्रयागराज की धरती में उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। बहनों और भाइयों, ये विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है। महाराजा नरपत सिंह का यह पावन स्मारक भी विरासत है, उसको विकास के साथ जोड़ना है। और विकास के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, अच्छा मार्ग बने वहां तक जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए मार्ग बने, पक्षी विहार बने, पर्यटन के कुछ संभावनाओं को विकसित किया जा सके, गेस्ट हाउस बने, यहां के लोकल उत्पाद को हम आगे बढ़ा सके। मैं देख रहा था, यहां के अन्नदाता किसानों ने, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार किए हैं। अगर वे सभी यहां डिस्प्ले हो जाएं, लोगों को मिलने प्रारंभ हो जाए, तो रोजगार का भी सृजन होगा, नए गाइड भी मिलेंगे, और साथ साथ यहां के विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और बहनों और भाइयों, उसी विकास की कड़ी को विरासत के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं, इस क्षेत्र में आए हैं।
यहां के विकास के साथ जोड़ने के लिए आए हैं और स्वाभाविक रूप से विरासत के साथ जुड़ने आए हैं। तो आज यहां पे 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी हरदोई जनपद को दे रहे हैं। ये विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। ये कनेक्टिविटी की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी है, पेयजल की भी है, आम जन से जुड़े हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का आधार बनाने वाली योजनाएं हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, आज बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सबको दिखाई देता है। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। आपने देखा होगा, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब भारत से बड़ी केवल 2 ही अर्थव्यवस्था तब रहेगी, एक अमेरिका की और दूसरा चीन की, और तीसरा भारत होगा। आप याद करिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। आज विकास की नई नई योजनाएं आ रही हैं। देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का संचार बिछ रहा है, रैपिड रेल चल रही है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। और जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है, तो सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण में निवेश आता है, रोजगार का सृजन होता है, नौजवान प्लान नहीं होता है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण के साथ जुड़ करके आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन
जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा कूद संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए, इसलिए उस भय के कारण ये वक्त के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ना है और विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मैं देख रहा था हरदोई के अंदर, हरदोई जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,15,000 परिवारों को एक एक आवास प्राप्त हुआ है। अनुमान करिए इतने गरीब परिवारों को इससे पहले की सरकारें क्या कर रही थी 75 वर्षों तक, 70-75 वर्षों तक कर क्या रहे थे? लेकिन गरीब को आवास नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, उनको कोई सुविधा नहीं दे पाए थे। आयुष्मान का कार्ड मैं भी देख रहा था, आयुष्मान का कार्ड जब मिल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और मैं भी देख रहा था एक बहन जी को जब उन्हें आयुष्मान का कार्ड मिला, उनके चेहरे पर एक नई चमक थी कि अगर कभी दुर्भाग्य से कोई बीमार हुआ परिवार में, ये कार्ड उसमें उनका संबल बनेगा। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे? पिछली सरकारें कर क्या रही थी? क्या कांग्रेस कर रही थी 60 वर्षों तक? क्या समाजवादी पार्टी कर रही थी जब कई बार उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ? इसका मतलब इनको विकास से कोई मतलब नहीं था। ये प्रदेश में केवल अपने परिवार का विकास करने के लिए आए थे, इनको जनता जनार्दन के विकास से कोई मतलब नहीं था। और आज तो विकास भी है और विरासत भी है। गरीब को राशन मिल रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, महिलाओं को लखपति दीदी की जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। महिलाओं को विकास के साथ अधिक से अधिक भागीदार बनाना पड़ेगा। नौजवानों को उनके स्केल को स्पीड और स्किल के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम कर पाएंगे तो 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही तो सपना था देश की आजादी के इन अमर सेनानियों का, यही सपना था। यही तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे, यही तो कहते थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यही तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, यही तो ठाकुर रोशन सिंह कहते थे और यही अस्फाउल्लाह खां कहते थे। बहनों और भाइयों, अमर सेनानियों का यही गान था। भारत माता के वैभव को चरम तक पहुंचाने के लिए, भारत माता के विकास को ध्यान में रख करके जो रोड मैप आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है,
इसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचा करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। और इसलिए आवास भी है, शौचालय भी है, दवा के लिए आयुष्मान का कार्ड है, कमाई के लिए रोजगार की व्यवस्था भी है। और अभी सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को हम लोग सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य भी करेंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी करेंगे। हरदोई वासियों ने आज विकास की प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोगी साथियों के साथ, माननीय सांसद, माननीय विधायक, पंचायतों से, नगर निकायों से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में विकास का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर राजा नरपत सिंह की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के उन सभी अमर सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को इन योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचन से, अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को आनंदित करते हुए एक बार जोरदार